हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में फोर्स एंड प्रेशर का जो चैप्टर था उसे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस का कंप्लीटली सॉल्यूशन कर लिया था। और आज का जो हमारा सेशन है वो इसी चैप्टर के क्विज का सेशन रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का आपको स्टेट बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन ऑफ रेस्ट, सेकंड ऑप्शन आपका है पोजीशन ऑफ मोशन, थर्ड ऑप्शन बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में से आप अपने राइट आंसर का चूज कीजिए। व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अगर आपसे स्टेट ऑफ मोशन पूछे तो उसमें रेस्ट का भी बताओगे और मोशन का पोजीशन भी बताओगे, वो दोनों क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। प्लांट, कोई भी पेड़ है उससे लीव्स फ्रूट टूटकर नीचे ही क्यों आती है, इसका रीजन क्या है, आपको ये रीजन पूछ रहा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है मस्कुलर फोर्स। आपको अपने राइट आंसर का चूज करना है। क्वेश्चन आपका है लीव्स और फ्रूट जो है वो ग्राउंड पर ही क्यों आती है। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आप ऊपर से कोई भी चीज नीचे रिलीव करोगे, छोड़ोगे, वो हमेशा जमीन पर आकर गिरती है। यानी आपके हाथ में पेन पेंसिल, आप उसको छोड़ोगे वो जमीन पर आकर गिरेगा। इन सब का रीजन क्या है, तो इन सब के पीछे हमारा रीजन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है और अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो सभी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। आज हम अपनी सीट, अगर आप चेयर पर बैठे हो या खड़े हो तो आप उस पर बैठे या खड़े ही क्यों रहते हो। जब मैंने बोला कि सभी ऑब्जेक्ट आप अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं, तो क्या होगा, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो सभी हमारे ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो उनमें क्या है, बैलेंस हो जाता है। हम भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और सामने वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए हम हमारी पोजीशन पर ही खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। यानी यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एयर जो प्रेशर डालती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास क्या है, एयर प्रेजेंट, उस एयर को हमने एटमॉस्फेयर नाम दिया था। तो ये एयर जो प्रेशर डालती है वो प्रेशर क्या है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड ऑप्शन आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन आपका है मस्कुलर फोर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है फ्रिक्शन। तो आप अपने राइट आंसर का चूज कीजिए कि एयर हमारे चारों तरफ जो प्रेशर डालती है हमारे ऊपर, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं। हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसे हमने बोला है एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर डलेगा उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जब फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगता है तो आप उसे क्या बोलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्स एंड प्रेशर। आप अपने इसमें राइट आंसर का चूज कीजिए कि जब फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं। हमारा इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्रेशर, कि जो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसे हमने प्रेशर बोला था। हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था P = F/A, और फिर हमने इसका ऐसा यूनिट देखा था कि कोई भी अगर वैल्यू है प्रेशर का, आप उसे रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसको बताने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होना कंपलसरी है, कोई ना कोई उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को आप जैसे आप डिस्टेंस को डिनोट करते हो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो वैसे ही जो हमारा प्रेशर है उसको भी हम डिनोट करेंगे किसी ना किसी यूनिट से। तो इसका देखो, हमने फोर्स का यूनिट पढ़ा था, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट आपको सबको पता होगा, एरिया का हमारा जो यूनिट होता है वो होता है
आपको सबको पता होगा हमारा जो एरिया का यूनिट है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो हमारा जो प्रेशर का जो यूनिट आता है वो आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है ए डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स, यानी ए ऑब्जेक्ट जो दूसरे पर जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या कहते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन पुश एंड पुल, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर एंड मैग्नीट्यूड। आप अपने राइट आंसर का चूज कीजिए। ए डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स, हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा पुश और पुल। यानी अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में आपको बताया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी के पास ला रहे हैं, बॉडी के पास लाने का मतलब क्या है, आप उसे अपनी तरफ खींचे यानी पुल कर रहे हो, और आपसे अगर दूर जा रहा है तो यानी आप उसे पुश कर रहे हो। तो ए पुल एंड पुश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स, यानी यहाँ आपसे बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन ही पूछा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड डैश फोर्स, यानी जो मस्कुलर फोर्स है उसका अदर नेम क्या है, या मैंने फोर्स के जो आपको टाइप्स बताए थे वो मैंने आपको मस्कुलर फोर्स कौन से टाइप में बताया था, आपको ये बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक। इन चार ऑप्शन में से आप अपने राइट आंसर का चूज कीजिए। मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। हमने टाइप्स में इनके बारे में पढ़ा था कि फोर्स के 2 टाइप्स हमने स्टडी किए थे। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में एक तो हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, एक हमने फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ा था। तो यानी कॉन्टैक्ट फोर्स का मीन क्या है कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में आएंगे तभी वहां कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो क्या उसमें फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है। फोर्स को अप्लाई होने के लिए, फोर्स स्टार्ट लगे, इसके लिए क्या कंपलसरी है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना कंपलसरी है। वो इंटरेक्शन दोनों ऑब्जेक्ट की फिजिकली सरफेस के टच में होने से भी हो सकती है और दूर दूर होने से भी हो सकती है। अब आपका पेन है और आपको जैसे इसे छोड़ते हो तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो क्या अर्थ और आपका पेन अभी टच में है, नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और हमारा जो मस्कुलर फोर्स, आप अपनी बुक्स को उठा रहे हो, मसल्स हाथ की यूज हो रही है, आपका हाथ बुक्स के टच में है, तो ये कैसा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, जो कि कांटेक्ट फोर्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्स चेंजेस द, फोर्स किसमें चेंजेस कर सकता है, मोशन ऑफ बॉडी, सेकेंड ऑप्शन स्पीड ऑफ बॉडी, थर्ड ऑप्शन शेप ऑफ बॉडी एंड ऑल ऑफ दिस। हमने फोर्स के जो इफेक्ट थे उसमें पढ़ा था कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनमें हमने कुछ पॉइंट्स की स्टडी की थी। ये क्वेश्चन आपका वहीं से है। हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस, यानी फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है। अगर वो रेस्ट स्टेज में तो रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट स्टेज में वो आ जाता है। आप फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, आप बॉल को पुश करो उसका शेप चेंज होगा, आटा गूंथते हैं शेप चेंज होता है, ठीक है, स्पीड भी चेंज होता है। कोई भी आप साइकिल चला रहे हो, आप उसमें फोर्स बढ़ाओ, पैडल को जल्दी जल्दी चलाओ तो आपकी साइकिल की भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यानी फोर्स जो है वो इन तीनों में चेंजेस कर सकता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक। 2 बॉयज हैं, वो एक ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं। इफ द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स द बॉय ए, ये एक ब्लॉक है, इस पर 2 स्टूडेंट फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ए और फोर्स बी। अब ये बोल रहा है इफ द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स, अब देखो ये बोल रहा है, यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जो बी फोर्स है वो कहाँ लगेगा, वो बी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये बोल रहा है कि इफ द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स द बॉयज, अगर जो ब्लॉक आपका है वो ए की तरफ मूव कर जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज, यानी आपको इसमें बताना है कि अगर ब्लॉक ए की तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स किसने ज्यादा लगाया, ए ने ज्यादा लगाया या बी ने ज्यादा लगाया, आपको ये बताना है। तो नॉर्मल सी बात है कि जिधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी,
Second option, magnitude of force applied by A is smaller than that of B. Net force on the block is towards B and magnitude of force applied by A is equal to that of B. आप अपने राइट आंसर का इसमें चूज कीजिए। अब देखो कि ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें इक्वल बोल रहा है, अगर इक्वल है फोर्स ए और बी का लगाया हो, अगर फोर्स इक्वल आता है तो क्या होगा, बॉक्स या ब्लॉक जो है वो आपका मूव नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देखो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टूवर्ड्स बी, जो नेट फोर्स है वो बी की तरफ है। अगर बी की तरफ होता तो यानी ब्लॉक कहाँ मूव करता, बी की साइड मूव करता, यानी ए का फोर्स ज्यादा, लेकिन ब्लॉक मूव कहाँ कर रहा है, ए की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। और देखो अब ये वाला ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन, यानी मूव किसकी तरफ कर रहा है, ए की तरफ मूव कर रहा है। ब्लॉक जो है वो ए की तरफ मूव कब करेगा, जब बी का फोर्स ज्यादा होगा और ए का फोर्स कम होगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, यानी ए ने जो फोर्स लगाया है वो स्मॉलर देन है किसके कंपैरेटिवली, बी के कंपैरेटिवली। तो बी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए ब्लॉक बी ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, अभी मैंने आपको प्रेशर वाले में ऐसा यूनिट, उसका जो यूनिट बताया था वहां मैंने आपको फोर्स का भी यूनिट बताया, तो अब यहाँ आपको फोर्स का यूनिट बताना है। फोर्स का यूनिट बताना है, जो फोर्स की स्ट्रेंथ आप उसे किस में रिप्रेजेंट करते हो, फोर्स का यूनिट भी बताओगे और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आप फोर्स का जो स्ट्रेंथ आप उसको किस में रिप्रेजेंट करते हो। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है वेट, सेकेंड ऑप्शन मास, थर्ड ऑप्शन मैग्नीट्यूड एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। तो आपको अपने राइट आंसर का चूज करना है कि फोर्स का जो स्ट्रेंथ है उसे आप किससे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मैग्नीट्यूड, कि जो भी फोर्स की स्ट्रेंथ है उसे हम मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, हमारा फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, यानी जब आप सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े पहनते हैं तो जब आप उन्हें निकालते हो तो आपकी जो बॉडी के बाल हैं, इवन यहाँ तक कि कभी कभी हमारे सर के बाल जो है वो भी खड़े हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है आपको वो बताना है। ये अब हमने एग्जाम्पल में स्टडी किया था, जब हमने फोर्स के टाइप्स के में स्टडी किया था इस एग्जाम्पल को। तो हमारा देखो फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारा सेकंड ऑप्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है मैग्नेटिक फोर्स। तो आप इसमें से अपने राइट आंसर का चूज कीजिए कि सिंथेटिक फाइबर, अगर हम कोई भी कपड़े पहनते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए, जब आप उन्हें निकालते हो तो हमारी बॉडी के बाल, इवन यहाँ तक कि हमारे सर के बाल जो वो खड़े हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है आपको यहाँ वो बताना है। तो हमारा इसमें राइट आंसर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उन कपड़ों के कारण जब थोड़ा बहुत वो कपड़ा हमारी बॉडी पे, मतलब आगे पीछे अगर कपड़ा हो रहा है आपकी बॉडी के मतलब टच में आ रहा है, तो क्या होगा, हमारे जो हेयर है वो चार्ज्ड हो जाते हैं। चार्ज होने से जब आप उस कपड़े को निकालते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या था, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है, या एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है। तो इनमें से एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो गया, एक अनचार्ज्ड रहता है, तो इसीलिए यहाँ हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A container is filled with water as shown in the figure, in given figure। आपको इसमें एक कंटेनर में वाटर है, अब इसमें आपको 3 डॉट बताए हैं A, B एंड C। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से पार्ट पर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और कौन से पे कम है। Which of the following statements is correct about the pressure of water। तो देखो हमारा जो ऑप्शन आता है इसमें देखो कि आपको प्रेशर बताना है कि कौन से पार्ट में प्रेशर ज्यादा है। A is greater than B is greater than C, A is equal to B is equal to C, A less than B is greater than C and A less than B less than C। आप इसमें बताइए कौन से पार्ट में प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो देखो हमारा इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, प्रेशर एट A is less than B is less than C। अब ये ऑप्शन क्यों रहा, हमने देखो स्टडी किया था कि हमने एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में हमने 3 डॉट किए थे, 3 होल किए थे, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ। हमने देखा था कि इसका जो पानी है वो सबसे नजदीक आकर गिरता है
और इस वाले होल से जो पानी आएगा वो थोड़ा दूर जाएगा, और थर्ड वाले होल से जो पानी आएगा वो और दूर जाएगा। इनका रीजन क्या है? क्योंकि देखो थर्ड वाले होल से पानी दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा कैसे? क्योंकि इसके ऊपर देखो इतना वाटर है, वाटर इसके ऊपर ज्यादा है, ठीक है। बी होल में जो प्रेशर है वो कम है। मान लो इस कंटेनर में हमारे पास जो पानी था वो इतना था, हमने पढ़ा था। तो बी होल जो था सेकंड वाला होल, इसमें पानी कितना था? इतना था। सेकंड वाले के फर्स्ट वाले होल के कंपैरेटिवली इसमें पानी थोड़ा कम था, और जो फर्स्ट होल था उसमें पानी सेकंड होल और थर्ड होल के कंपैरेटिवली कम था। तो यानी यहाँ जो फर्स्ट होल है वहां पर प्रेशर कम था तो वो बहुत पास आकर गिरेगा कंटेनर के। और सी होल जो थर्ड वाला होल था उसमें प्रेशर ज्यादा था, जितना ज्यादा प्रेशर पानी उतना ही दूर जाएगा। तो देखो सेम यहाँ है कि आपको बताना है कौन सी डॉट पर पानी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। तो देखो इसके ऊपर पानी कितना है? इतना पानी है। तो यहाँ पर जो प्रेशर डलेगा वो पॉइंट जो ए पर जो प्रेशर डलेगा वो कम होगा, ठीक है। जो बी है डॉट, इस पर प्रेशर पानी इतना है, पानी ए के कंपैरेटिवली ज्यादा, तो यहाँ प्रेशर भी ज्यादा होगा। और सी में पानी ए और बी के कंपैरेटिवली और भी ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर और भी ज्यादा होगा। तो यानी सी डॉट पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन आपको बता रखा है, तो यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ए में प्रेशर सबसे कम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेविटी इज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है ये बताना है। रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्शन प्लस रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एंड नॉट ए फोर्स। यानी जो ग्रेविटी है वो कैसा है, ये मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने स्टडी किया था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्ट कर रही है, तो जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हमारा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, तो ये कैसा फोर्स हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा थर्ड, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है हर एक चीज को, तो ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ इन ए टग ऑफ वायर व्हेन टू टीम्स आर पुलिंग ए रॉप, यानी जब वो रस्सी खींचने वाला आपने गेम सबने देखा होगा कि उसमें दो टीम होती है, वो अपनी अपनी तरफ उस रॉप को खींचती है। तो देखो एंड द रॉप डज नॉट मूव टूवर्ड्स एनी टीम, और जो रॉप है वो किसी भी टीम की तरफ मूव नहीं कर रही है। इट इम्पल्स दैट, तो इसका आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, नो फोर्स इज अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखो मैंने आपको बताया कि इधर अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों टीम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो कोई भी जो रॉप है वो कब नहीं मूव करेगी? जब ये दोनों, मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा? नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो मूव नहीं करेगा। और मान लो एक टीम इधर फोर्स लगा रही है 2 न्यूटन का, और एक टीम इधर फोर्स लगा रही है 5 न्यूटन का, तो मूव किधर करेगा रॉप? तो रॉप जो है वो इधर की साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ ये हमें बोल रहा है कि वो एक जो रॉप है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टीम की तरफ मूव नहीं कर रहा है, तो मूव कब नहीं करेगा? जब दो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर मान लो सेम फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग जाए तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा हो गया। और अगर सेम फोर्स है, स्ट्रेंथ उनका सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा? रॉप जो है वो मूव नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन, एक बॉल है वो आपका सरफेस पर रोलिंग कर रहा है, एंड फाइनली स्टॉप, धीरे धीरे करता है, पहले तेजी से करेगा, फिर धीरे होगा, फिर अचानक से एक बार रुक जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ, ये आपको रीजन बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, लेस फोर्स अप्लाइड, थर्ड ऑप्शन फ्रिक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव। यानी जो बॉल है पहले आपका सरफेस पर थोड़ा तेज चल रहा है, फिर थोड़ा स्पीड कम होगी, फिर वो रुक जाएगा। इन सब का रुकने का कारण क्या है? ये भी हमने फोर्स के टाइप में एक एग्जांपल पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा होता है, इस फोर्स में क्या होता है
कि जो हमारा मूव करता हुआ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट की स्टेज में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर नहीं लगेगा, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर ही हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर आपका मान लो बॉल जो है, अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये इसके जो मूव कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, क्योंकि बॉल जो आपका रुक रहा है, तो यानी इसमें फ्रिक्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द, यानी ये आपसे पूछ रहा है टू फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लो ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पर टू फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द। नेक्स्ट हमारा देखो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनका क्या रिजल्ट रहेगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है सम ऑफ द टू फोर्सेस, सेकंड ऑप्शन आता है डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू फोर्सेस, डिवीजन ऑफ द टू फोर्सेस। हमने दो ही पढ़े थे, या तो वो ऐड होगा या फिर वो डिफरेंस उसमें हम देखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि ऐड कब होगा, जब इस ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, तभी तो हमने नेट फोर्स को ऐड किया था। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लो ये 2 न्यूटन लग रहा है, ये 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 3 न्यूटन वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कितना फोर्स इस पे, नेट फोर्स कितना बचेगा, 1 न्यूटन का जो नेट फोर्स हमारा बचता, तो ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि देखो नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स हमने निकाला था कि इसके लिए हमने ऐड किया था एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हमने देखा था। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसमें माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, F1 माइनस F2 किया था हमने, ठीक है। तो F1 का वैल्यू आपका कितना है, 2 न्यूटन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनमें से आप एक को पॉजिटिव लोगे एक को नेगेटिव लोगे, तो जो इसमें हम जो हमारा बड़ा होगा, जिस फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा, उसमें से हम कम स्ट्रेंथ वाले फोर्स को माइनस करें। तो F2 माइनस F1 करें आप इसमें, तो F2 का वैल्यू आपका पास आ गया 3 न्यूटन और F1 का वैल्यू आ गया आपके पास 2 न्यूटन, तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा 1 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में, राइट साइड के डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर ए बाउंड्री पास्ट द बॉलर आई 4 रन्स, द बैट्समैन डज, यानी जो बैट्समैन है वो जो बॉल को हिट करता है और वो बाउंड्री के पास हो जाती है। तो जो बॉल, तो इसमें आपको पूछा द बैट्समैन डज, बैट्समैन ने बॉल को जब हिट किया तो उसने क्या किया है, बॉल को हिट किया तो क्या किया, आपका फर्स्ट ऑप्शन है चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉल, does not change the direction but speed only, does not change the speed but direction only, does not change either direction or speed। तो देखो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, आप बताइए। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉल। जैसे ही बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो उसने क्या किया, बॉल जिस स्पीड से आ रही थी उसकी स्पीड को भी बढ़ा दिया, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। मान लो बॉलर ने बॉल इस डायरेक्शन में दी, यहाँ बैट्समैन खड़ा, उसने बॉल को हिट किया, तो वो इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, वो इसकी डायरेक्शन कहीं भी कर सकता है। तो इसने क्या किया, डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों को चेंज किया है। बॉल पहले इस डायरेक्शन में थी, अब बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है इनमें से, तो यानी उसने बॉल की जो स्पीड है उसको चेंज किया और डायरेक्शन भी चेंज किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड, अगर फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच लग रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई भी फोर्स दो चार्ज्ड बॉडी में लग रहा है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, आपको अपने राइट आंसर का चूज करना है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जब भी कोई फोर्स चार्ज बॉडी के बीच लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सेम चार्ज है तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा। जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा था कि अगर सेम पोल है तो उनमें रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट पोल है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है फ्रिक्शनल फोर्स ओनली,
electrostatic force only, magnetic force only, either a magnetic or a electrostatic force. यानी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, तो हमने टोटल पढ़ा था कि दो फोर्सेस ऐसे थे जिनमें अट्रैक्शन का फोर्स भी लग सकता है और रिपल्शन का फोर्स भी लग सकता है, तो वो दोनों फोर्स कौन से थे? तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स में दो सेम पोल तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट पोल तो अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी सेम चार्ज तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्टिव फोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है मरकरी बैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन मैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन प्रेशर मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नेम है हमारा मरकरी बैरोमीटर। हम मरकरी बैरो, जैसे टेम्परेचर को चेक करने के थर्मोमीटर यूज करते हैं, वैसे ही प्रेशर को चेक करने के लिए हम मरकरी बैरोमीटर का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो पुश और पुल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पुश एंड पुल का रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो क्या है? प्रेशर, पुश एंड पुल, फोर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी हमने फोर्स का जो डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था वही हमने किया था, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मूव या मूव टू रेस्ट की सिचुएशन में आ जाता है, कि कंडीशंस में आ जाता है, तो वो क्या, किस रीजन से है? कि वहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स किस फॉर्म में अप्लाई होगा? पुश और पुल की फॉर्म में अप्लाई होगा। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्स। तो आज के सेशन में हमने फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर की जो क्विज है उसे कंप्लीट किया। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में एक न्यू लेसन के साथ मिलते हैं। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।